हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, जो कि 2023 का क्वेश्चन पेपर है CCSU यूनिवर्सिटी का। अगर आप CCSU यूनिवर्सिटी से नहीं हैं तो प्लीज़ आप क्या करना, क्वेश्चन को मैच कर लेना। अगर ये क्वेश्चन मैच हो जाता है तो आप उसको क्या कर लेना, पढ़ लेना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा सेक्शन ए है। ये जो वीडियो जाएगी, ये 3 वीडियो जाएगी, पार्ट ए, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। ठीक है, तो पहले वाले पार्ट में सेक्शन ए करेंगे, दूसरे में बी और तीसरे में सी। ठीक है, सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन होते हैं, तो आज हम वो 5 क्वेश्चन देखेंगे। फिर कल वाली वीडियो में बी क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, जो थोड़े से बड़े हैं, जो कि 7.5 नंबर के हैं। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन आपके 5-5 के आएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सेंट्रलाइजेशन। अब मैं इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दूं कि बुक में वेरी करता है कि आप कौन सी बुक पढ़ रहे हो। एक बुक में कुछ और दे रखा होगा तो दूसरी वाली में कुछ और। तो जो डेटा मैंने ले रखा है, ये लेटेस्ट डेटा है जो कि मैंने इंटरनेट से निकाला है, प्लस जो मेरे सैम्पल पेपर, जो मेरा स्टडी मटेरियल है, उससे भी मैंने कुछ टॉपिक रख रखे हैं। अगर आपकी बुक में ये चीज़ नहीं दे रखी है तो उससे रिलेटेड आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ये बस आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अगर आप ये भी लिख के आते हो तो मार्क्स नहीं कटने वाले। ठीक है, तो एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सेंट्रलाइजेशन क्या होता है। सेंट्रलाइजेशन इन मैनेजमेंट रेफर्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। किसके पास है डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी? एट द टॉप लेवल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसकी होती है? टॉप लेवल पे जो होते हैं, एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, उनके पास में होती है ना। एक ब्रेकडाउन देखते हैं हम कि पहला दे रखा है टॉप लेवल डिसीजन मेकिंग, फिर है इन अ सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर की डिसीजन आर मेड बाय सीनियर मैनेजर्स। जो एक सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर होगा, जो केंद्रित, जो कंसंट्रेटेड स्ट्रक्चर होगा, उसके अंदर जितने भी की डिसीजन होंगे, जितने भी निर्णय लिए जाएंगे, वो सीनियर मैनेजर या एग्जीक्यूटिव के द्वारा लिए जाएंगे। ठीक है, दूसरा है कंट्रोल एंड अथॉरिटी। किसके पास में कंट्रोल रहेगा, अथॉरिटी किसके पास में रहेगी? पावर और कंट्रोल रिमेन्स कंसंट्रेटेड एट द हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कंसंट्रेटेड माने कि जितनी ज़्यादा आप लेवल पे होंगे उतनी ज़्यादा आपके पास पावर और कंट्रोल होगा। ठीक है, अगर आप टॉप लेवल पे हो तो सारी पावर कंट्रोल आपके पास ही है। ठीक है, तो हायर लेवल, जितनी जितनी आपकी हायर लेवल होती जाती है उतनी उतनी आपके पास पावर और कंट्रोल आती रहती है। ठीक है, मीनिंग लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ हैव लेस ऑटोनॉमी। माने कि जितने आप लेस लेवल पे आते हो उतनी आपकी जो कंट्रोल और पावर है वो कम होती जाती है। और स्पेशली किसके लिए कहा है? लोअर लेवल सेक्शन के लिए कहा है। थर्ड दे रखा है कंसिस्टेंसी। Centralized decision making ensure uniformity across the organization as policies and strategies are implemented consistently। अब जो consistency होता है वो मेन की होता है सेंट्रलाइजेशन में, कि अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो कुछ भी चीज़ नहीं हो पाएगी। अगर आप कोई भी काम करना होता है तो उसमें क्या चाहिए होती है? कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। आप वो चीज़ रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो, बार बार कर रहे हो। ठीक है, जो चीज़ आप बार बार करते हो, रिपीट पर करते हो, वो चीज़ आसान हो जाती है, प्लस आपको उसमें मास्टरी हासिल हो जाती है। अगर आप बार बार कोई डिबेट, मतलब स्पीच बोलते रहोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप उस स्पीच में क्या कर लोगे, मास्टरी कर लोगे, और आप वो बिना देखे आप बोल लोगे। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हमको कंसिस्टेंट होना पड़ता है सब चीज़ों के लिए। अगर आपको कोई काम दे रखा होता है तो अगर आपका डे टू डे ऑपरेशंस है तो उसमें भी आपको क्या होना पड़ता है? कंसिस्टेंट होना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट क्या होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट रेफर टू मैनेजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग अ बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन बाय फोकसिंग ऑन इम्प्रूविंग इट्स ओवरऑल एफिशिएंसी। जो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी है, माने जो रिसोर्सेज हैं उसका एफिशिएंट तरीके से यूज़ हो रहा है, वही क्या करना होता है, हमको मैनेज करना होता है और ऑर्गेनाइज़ करना होता है। ठीक है, हमारा जो मेन फोकस होता है वो एफिशिएंसी को ही बढ़ाना या फिर इम्प्रूव करना ही होता है। इट इन्वॉल्व सेटिंग अप क्लियर स्ट्रक्चर, प्रोसेसेस एंड रोल्स टू इंश्योर स्मूथ ऑपरेशंस। जो आपके क्या करते हैं, हम सारी चीज़ों को सेट करते हैं, है ना, प्रोसेसेस को सेट करते हैं, रोल्स को सेट करते हैं, ताकि जो आपके डे टू डे ऑपरेशंस है वो स्मूथली हो जाए। हेनरी फ्योन ने क्या कर रखा है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में 14 प्रिंसिपल दे रखे हैं जो आपको गाइड करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे इफेक्टिवली रन करेगी। ठीक है, सबसे पहले क्या देखा, क्लियर स्ट्रक्चर।
एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट फोकसेस ऑन क्रिएटिंग एन ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। आपका जो स्ट्रक्चर, जो भी चीज़ आपने कोई प्लान कर रखी है वो स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए, अनस्ट्रक्चर्ड नहीं होनी चाहिए कि आपने क्या करा, ये जो प्रोडक्ट वाला डिपार्टमेंट है और फाइनेंशियल वाला डिपार्टमेंट है उनको मिक्सअप कर दिया। अब जितनी सारी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे वो दोनों में इंटरचेंज अगर हो गए तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके रोल्स भी स्ट्रक्चर्ड होने चाहिए, ठीक है। उनके जितने भी काम है, डे टू डे ऑपरेशंस हैं, वो भी स्ट्रक्चर्ड होने चाहिए। डिफाइनिंग डिपार्टमेंट्स एंड असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली। डिफाइनिंग डिपार्टमेंट्स माने वो जो मैंने अभी बताया, डिपार्टमेंट्स आपके क्या होने चाहिए, डिफाइंड होने चाहिए। असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी वो क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो दो बंदों पे सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखे तो वो क्या कर देते हैं, मिसमैच हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे बंदे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दो जो कि स्किल्ड है, ठीक है। फिर है डिवीजन ऑफ वर्क, वर्क को डिवाइड कर दो। ब्रेकिंग डाउन टास्क सो दैट ईच एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट स्पेशलाइज इन स्पेसिफिक टास्क। मानिए कि आप टास्क को क्या कर दो, अगर कोई बड़ा टास्क है, कोई बड़ा टास्क है तो आप उसको क्या कर दो, छोटा करने के लिए उसको डिवाइड कर दो, ठीक है। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है, सपोज़ करो हम स्कूल का जब प्रोजेक्ट बनाते हैं तो कोई एक बंदा थर्माकोल लेके आता है, कोई उसको काटता है, कोई उसके ऊपर चार्ट पेपर लगाता है, कोई उसके ऊपर ड्राइंग करता है, कोई उसके अलग अलग पार्ट्स को कलेक्ट करता है ना, कोई ग्लू, कोई अपना मटेरियल वगैरह कलेक्ट करता है, कोई इंटरनेट से सारी चीज़ सर्च करके निकाल के देता है। तो ऐसे ही तो ग्रुप में काम होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, अगर हम वर्क को डिवाइड कर देंगे तो सारे लोगों के अंदर क्या आएगी, क्रिएटिविटी आएगी, इनोवेटिव आइडियाज़ आएंगे, जिससे कि जो आपका प्रोजेक्ट है वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इनोवेटिव, अट्रैक्टिव लगेगा, ठीक है। फिर है डिसिप्लिन एंड कंट्रोल। आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको क्या मेंटेन करना चाहिए, डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए और कंट्रोल। इट इंश्योर्स रूल्स एंड गाइडलाइंस आर फॉलोड। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने आपकी गाइडलाइंस बनाई है, रूल्स बनाए हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। मेंटेनिंग ऑर्डर एंड अकाउंटेबिलिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन आपसे कोई सवाल जवाब कर रही है, कुछ पूछ रही है, रिपोर्ट्स मांग रही है, डॉक्यूमेंट्स मांग रही है, तो वो आप उसके प्रति आपको आंसरेबल होना चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड क्या है, ईच एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है कि अगर एक एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसको एक ही जो उसका बॉस है वो कमांड करना चाहिए, ना कि दो दो बॉसेस। अगर दो दो बॉसेस कमांड करेंगे तो वो जो एम्प्लॉय है ना वो इधर का रहेगा ना उधर का, वो किसी का भी काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। सपोज़ करो कि आपके दो एसएसटी के टीचर हैं, एक टीचर ने बोला कि जो हिस्ट्री वाले ने बोला कि ये हिस्ट्री वाले ने बोला कि ज्योग्राफी वाले का जितना भी काम है उसको रोक दो, ठीक है, और मेरा काम करो। और दूसरे वाला एसएसटी का टीचर आता है कि चलो हिस्ट्री का काम रोक दो, मेरा ज्योग्राफी का काम करो। तो ऐसे तो गलत हो जाएगा ना, ऐसे तो चीज़ कंफ्यूजिंग हो जाएगी। इसीलिए आप क्या करो, अब इधर ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस से अगर देखते हैं तो अगर कोई चीज़ आपको बॉस मना करा और दूसरा बॉस कर रहा है कि हाँ कहो, तो वो चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए, एक ही बॉस होना चाहिए, सुपीरियर एक ही होना चाहिए, ठीक है। कोऑर्डिनेशन क्या है, इट फोकस इन ऑन प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स टू इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग। यही है कि जो आपस के जो लोग हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनका जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वो बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है, ताकि कोई भी आगे चल के दिक्कत ना आए ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 3। बाकी का जितना भी है ना वो सारा सेम ही है। क्लियर हायरार्की, एफिशिएंट इन क्राइसिस, लिमिट्स फ्लेक्सिबिलिटी, ये मैंने एक्स्ट्रा के लिए डाल रखे हैं कि अगर किसी को एक्स्ट्रा पढ़ना है तो वो ये सारे पॉइंट्स पढ़ सकता है, ठीक है। वैसे अगर आप चाहते हो कि मैं एक्सप्लेन करूँ तो मैं कर देती हूँ। क्लियर हायरार्की का मतलब है द वेल डिफाइंड चेंज ऑफ कमांड मेकिंग इट क्लियर हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीजन लेने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है उसकी क्या होनी चाहिए, जो कमांड है वो एकदम क्लियर होनी चाहिए। Efficient in crisis, during critical situations, centralized organization can make quick decision without consulting multiple levels। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगर अपनी प्रॉब्लम बताओगे ना तो अलग अलग सॉल्यूशन ही आएंगे। इसीलिए क्या करो कि उस लोगों के पास में जाओ, उन लोगों के पास में जाओ जो क्रिटिकल सिचुएशन में आपका साथ दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर मैं एक के पास गई, मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई, उसने अपनी तरफ से सॉल्यूशन दिया, दूसरे के पास गई, दूसरे ने अपनी तरफ से, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा।
ठीक है। फिर है लिमिट्स फ्लेक्सिबिलिटी, लोअर लेवल मैनेजर एंड एम्प्लॉयज़ हैव लिमिटेड पावर टू मेक डिसीजन। मतलब कि लिमिट्स फ्लेक्सिबिलिटी होता है। फ्लेक्सिबिलिटी माने पावर और कंट्रोल को ही बोला गया है कि जितनी नीचे आप जाते जाओगे लोअर मैनेजमेंट में उतनी ज़्यादा आपकी पावर कम होती जाएगी और जितना ऊपर उठोगे उतनी पावर बढ़ जाएगी। तो ऐसे ही डिसीजन को लेके चलो, जितने लोअर लेवल पे होंगे वो डिसीजन कम लेंगे, ऊपर वाले डिसीजन ज़्यादा लेंगे, ठीक है। फिर है थर्ड वाला स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। क्या होती है? स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इज़ अ प्रोसेस दैट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन सेट लॉन्ग टर्म गोल्स। लॉन्ग टर्म गोल्स को सेट करने के लिए स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करी जाती है, ठीक है। एंड डिसाइड द बेस्ट वे टू अचीव दैम, और उसका अच्छा से अच्छा बढ़िया से बढ़िया तरीका निकालते हैं उस गोल को अचीव करने के लिए। एक तरीके से ये रोड मैप है जो कंपनी के फ्यूचर या एक्शन को क्या करता है, गाइड करता है, ठीक है। ये दूसरी डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो, सेम टू सेम है दोनों, बस थोड़ा मैंने सेंटेंस फॉर्मेशन चेंज कर दिया है, दूसरी वाली भी आप देख सकते हो। फिर आता है सेट गोल्स। अब इसके कुछ फीचर वगैरह बता रखे हैं। सेट गोल्स माने डिसाइड व्हाट द कंपनी वांट्स टू अकम्प्लिश इन द फ्यूचर। मतलब कि कंपनी को फ्यूचर में क्या अकम्प्लिश करना है, क्या अचीव करना है, आपको वो डिसाइड करना है, ठीक है। जैसे कि ग्रोइंग बिगर और एंटरिंग न्यू मार्केट्स, आपकी कंपनी को नई नई मार्केट्स में एंटर करना है या बहुत ज़्यादा बड़ा करना है अपनी कंपनी को, ये गोल्स होते हैं। फिर है लुक एट द सिचुएशन, अंडरस्टैंड द कंपनी स्ट्रेंथ वीकनेस एंड द आउटसाइड फैक्टर्स दैट कैन हेल्प और हर्ट द बिजनेस। मतलब कि आपको उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है कि कंपनी की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, और बाहर के कैसे क्या फैक्टर्स हैं जो कंपनी को या बिज़नेस को हर्ट कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। मेक अ प्लान, आप एक स्टेप बाय स्टेप प्लान बना लो जिससे कि आपको गोल्स के बारे में पता चलता रहे कि आप कैसे गोल्स तक पहुंचोगे। टेक एक्शन, स्टार्ट फॉलोइंग द प्लान बाय असाइनिंग टास्क एंड यूजिंग रिसोर्सेज। क्या करो, जब आपको एक्शन लेना हो तो आप क्या फॉलो करो, प्लान को फॉलो करो या जो टास्क आपको दे रखे उसको फॉलो करो। किस चीज़ का यूज़ करके, रिसोर्सेज का यूज़ करके जो आपकी कंपनी ने आपको प्रोवाइड करा रखे हैं। चेक प्रोग्रेस, आप हमेशा अपनी प्रोग्रेस को चेक करते रहो डे बाय डे कि आप कितनी कितनी प्रोग्रेस कर रहे हो। अगर उसमें चेंजेस करने हैं तो आप उसको चेंजेस भी करो, प्लान को चेंज करो, ठीक है। फिर आता है फोर्थ, नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? तो नेचर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रेफर टू व्हाट इट इज़ एंड हाउ इट वर्क्स। क्या है ये और कैसे काम करेगा, वो है नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इट्स लाइक अंडरस्टैंडिंग द बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर को समझते हैं हम किसकी, मैनेजमेंट की, ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। एंड हाउ थिंग्स आर अरेंज्ड विद इन अ कंपनी और ग्रुप्स टू अचीव इट्स गोल। गोल को अचीव करने के लिए कंपनी कैसे कैसे चीज़ों को अरेंज करती है, कैसे कैसे काम करती है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले कि ये गोल ओरिएंटेड होता है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज़ फॉर्म टू अचीव। अगर कंपनी का कोई गोल नहीं होगा तो आप उस कंपनी के अंदर काम करके करोगे क्या, कुछ भी नहीं करोगे, क्योंकि कंपनी का कोई गोल ही नहीं है। तो सबसे पहले कंपनी को क्या करना पड़ेगा, अपना ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ेगा। जैसे कि आपको ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, आपको सर्विसेज ज़्यादा देनी है या फिर लोगों की हेल्प करनी है, ठीक है। लोगों की हेल्प करने वाली भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है, जिनको हम सोशल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। फिर आता है स्ट्रक्चर। एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ क्लियर स्ट्रक्चर वेयर डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक क्लियर स्ट्रक्चर होता है, साफ स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर जो लोग हैं उनके अलग अलग रोल्स होते हैं और अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो चीज़ें हैं वो ऑर्गेनाइज्ड रहती हैं, अनऑर्गेनाइज्ड नहीं होती है। फिर है डिवीजन ऑफ वर्क। द टास्क within an organization are divided among people based on their skills, so everyone knows what they need to do. डिवीजन ऑफ वर्क हो जाता है, काम बट जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो सबको पता रहता है कि उनको क्या क्या काम करने हैं। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, वही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारे एम्प्लॉयज़ को कोऑर्डिनेट करके क्या करना होता है, काम करना होता है, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्मूथली रन करे और सेम गोल पर काम करे। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी माने जो लीडर हैं हु हैव द अथॉरिटी टू मेक डिसीजन एंड अदर हु हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फॉलो दोज डिसीजन। मतलब कि ऐसा मैनेजमेंट होना चाहिए कि अथॉरिटी जिसके पास है वो ऐसी अथॉरिटी कर ले जो एम्प्लॉयज़ को भी हर्ट ना हो, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनकी जो चीज़ बन गई है, पॉलिसी बन गई है, उसको क्या करना, फॉलो करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि एम्प्लॉयज़ है, माने कि बॉस और एम्प्लॉय, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, एकदम मैनेजमेंट में रहना पड़ेगा, प्लस कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ेगा, ठीक है। फिर है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी वही मैंने पहले समझा चुकी हूँ। फ्लेक्सिबिलिटी
ऑर्गेनाइजेशन शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ टू अडेप्ट टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। जो कंपनी के अंदर या जो एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, तो आपकी कंपनी ऐसी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए कि जो चेंजेस हो रहे हैं उसको जल्दी से अडेप्ट कर ले। जैसे कि नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसको सीखे, मार्केट के जो कंडीशन है उसको समझे, ठीक है। सिंपल टर्म्स, जो नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसका मतलब ये है कि अबाउट हाउ इट इज़ सेटअप, कैसे सेटअप होगा एंड मैनेज होगा टू वर्क एफिशिएंटली टूवर्ड अचीविंग इट्स गोल। गोल को पाने के लिए कि आप कैसे अच्छी तरीके से काम कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो और कैसे सेटअप कर सकते हो, इसी का मतलब होता है नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर है डिफाइन MBO। MBO क्या होता है? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स इज़ अ वे वेयर मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज़ सेट स्पेसिफिक गोल। जो मैनेजर होते हैं और एम्प्लॉय होते हैं वो अपने गोल साथ में क्या करते हैं? सेट करते हैं। देन वर्क टुवर्ड अचीविंग दैम, और फिर काम करते हैं उनको अचीव करने के लिए। द गोल्स आर क्लियर होते हैं, मेजरेबल होते हैं एंड टाइड टू कंपनीज ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, और कंपनी के ऑब्जेक्टिव के साथ बंधे होते हैं, ठीक है। पहले हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव को रखते हैं, फिर ये MBO को रखते हैं, और फिर जो एम्प्लॉयज़ है वो अपने गोल, अपने जो भी उसने एम कर रखा है उसको सेट करता है। प्रोग्रेस इज़ रेगुलरली ट्रैक्ड। जो प्रोग्रेस होती है वो रेगुलरली ट्रैक्ड होती है। एम्प्लॉयज़ को फीडबैक मिल जाता है कि वो कैसे काम कर रहे हैं। दिस अप्रोच हेल्प्स एवरीवन स्टे फोकस्ड। इस अप्रोच से जो भी लोग काम कर रहे हैं वो फोकस रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं और सेम टारगेट के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। बाकी जो सेक्शन B है उसको हम कर लेंगे। और एक चीज़ और सुनते जाओ, अगर 1000 के सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं तो मैं अपना जितना भी स्टडी मटेरियल है वो गिव अवे कर दूँगी। सो प्लीज़ जल्दी से जल्दी 1K सब्सक्राइबर करवा दो। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो मेरे से आप पूछ सकते हो। ये वीडियो ज़्यादा लंबी होगी इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ। और एक चीज़ और, अगर कोई टॉपिक आपको चाहिए, रिक्वेस्टेड वीडियो चाहिए किसी पे, तो वो भी आप कमेंट डाउन कर सकते हो। प्लस मैं ये जो प्रीवियस ईयर सीरीज़ है जो चला रही हूँ वो मैं 5 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगी हर सेमेस्टर के, फर्स्ट सेमेस्टर के और ये थर्ड वाले के। तो प्लीज़ उस पर ट्यून रहना। और अगर कोई सब्जेक्ट छूट जाता है, वैसे मैं मैथ्स तो कराऊंगी नहीं, अगर फ्यूचर में देखूंगी करा दूंगी, लेकिन जितने अदर सब्जेक्ट्स हैं, प्रैक्टिकल के भी थ्योरी के भी, वो सारे मैं इस चैनल पे कवर करा दूंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर करना, ठीक है। थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम सेक्शन B कवर करेंगे।